तो अभी आज हम लोगों को जो टॉपिक स्टार्ट करना था दैट इज ऑल अबाउट एडवांस जावा, है ना। अब एडवांस जावा में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, क्या क्या टॉपिक कवर करने होते हैं। पहली बात तो इन सब चीज़ों का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। एडवांस जावा के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको पढ़ना है, पहला है जेडीबीसी और दूसरा है जेएसपी। जेडीबीसी का जो यूज़ है वो हम लोग डेटाबेस के साथ अगर कनेक्शन करना चाहें जावा प्रोग्राम का, तो हम लोगों को जेडीबीसी की जरूरत पड़ती है। और अगर हम लोग जावा के कोड को एचटीएमएल के साथ इंटीग्रेट करके कुछ नया डेवलप करना चाहें तो हमको जेएसपी यानी जावा सर्वर पेजेस की जरूरत पड़ती है। तो जेडीबीसी स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड जेएसपी स्टैंड्स फॉर जावा सर्वर पेजेस। दोनों ही लाइब्रेरीज का अपना अपना रोल है। जेडीबीसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर हम लोग CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे। CRUD का मतलब डेटाबेस में कोई डेटा क्रिएट करना है या रीड करना है डेटाबेस में से, या कोई डेटा अपडेट करना है या कुछ डिलीट करना है, ये सारे काम हम लोग कर पाएंगे, जैसा हम लोग पीएचपी के साथ भी कर चुके हैं। जेएसपी का काम क्या है, HTML कोड को जावा प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट करो और डिजाइन्स वगैरह प्रोवाइड करा दो, ताकि एक यूजर इंटरफेस भी साथ साथ डिजाइन होता जाए। ठीक है। आगे की बात करें, पार्ट्स ऑफ द जावा, कोर जावा एंड एडवांस जावा आर नॉट ऑफिशियल टर्म। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि कोर जावा एडवांस जावा मार्केट में बोला जाता है, बट ऑफिशियली जावा दो पार्ट में थोड़ी ना डिवाइड है। ऑफिशियली अगर देखा जाए तो सन माइक्रो सिस्टम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जावा जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। पहला J2SE, दूसरा J2EE और तीसरा J2ME। J2SE को JSE भी बोलते हैं, J2EE को JEE भी बोलते हैं, J2ME को JME भी बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या है, जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन, जावा एंटरप्राइज एडिशन और जावा माइक्रो एडिशन। यानी कि अगर हम लोग J2SE का यूज करें तो हम लोग स्टैंडर्ड एडिशन यूज कर रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है। और बाय यूजिंग J2SE तुम क्या क्या डेवलप कर सकते हो, ये मैं बता चुका था पहले भी। है किसी के पास आंसर इस बात का? J2SE का यूज करके हम लोग क्या क्या चीजों को डिजाइन कर सकते हैं, बता पाएंगे? J2SE, J2EE और J2ME ये हम लोग पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में भी। इन तीनों का क्या रोल है बताइए चंदन। याद नहीं आ रहा। बाकी इसमें वो है कि किसी में वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, किसी में वो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा जो मतलब एप्लीकेशन है, तो ऐसे कुछ डिफरेंट था, अभी याद ठीक से नहीं आ रहा। ठीक है। तो अगर आपको हम याद दिलाएं तो J2SE के थ्रू हम लोग स्टैंड अलोन जो एप्लीकेशन होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमें कैलकुलेटर बनाना है, या MS वर्ड के जैसा कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, या हमें VLC मीडिया प्लेयर नहीं होता है उसके जैसा कुछ बनाना है, तो हमको J2SE का यूज करना चाहिए। क्लियर। और इस केस में जावा की एक लाइब्रेरी यूज होती है, उसका नाम क्या है, स्विंग लाइब्रेरी। सुना है? नहीं। ठीक है। जैसे कि तुम लोगों ने यूज करा होगा, फाइल कन्वर्टर भी काफी सारे होते हैं। जैसे कि हमने बोला वर्ड फाइल को JPG में बदल दो, या JPG को PNG में बदल दो। तो कन्वर्टर होता है ना, फाइल कन्वर्टर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली इसको बोलते हैं। या नोटपैड टाइप का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो ये J2SE के थ्रू बन जाएगा। क्लियर। J2EE का मतलब क्या है, इंटरप्राइज एडिशन। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई ई कॉमर्स की साइट बनानी है, या तुम्हें कोई बैंकिंग पोर्टल बनाना है, तुम्हें कोई ERP सिस्टम बनाना है। ERP का मतलब समझते हो ना, कॉलेज में बच्चों का ERP बनता है ना। जैसे CRM बनाना है, जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई होटल से रिलेटेड एप्लीकेशन है और तुम्हारे काफी सारे होटल है, तुम्हें उन होटल्स को कनेक्ट करना है, तो तुमने CRM बना लिया या LMS बना दिया। तो ये सब चीजें हैं। और इस केस में हम लोग जो लाइब्रेरी यूज करते हैं उसका नाम क्या है, सर्वलेट JSP और EJB। ठीक है। J2ME की अगर बात करी जाए तो जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड मोबाइल फोन में जो एप्लीकेशन चलते थे एंड्रॉयड का यूज करके या फिर iOS का यूज करके, वो सारे एप्लीकेशन जो है वो J2ME के द्वारा बनाए जाते हैं। या मान लो कोई तुमने गेम्स बनाना है फोन स्पेसिफिक, ठीक है, या जैसे कि मान लो तुम्हें एम्बेडेड सिस्टम का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे कि मान लो सेटअप बॉक्स का सॉफ्टवेयर होता है,
होता है ना सेटअप बॉक्स, जो टीवी का सेटअप बॉक्स होता है उसमें भी तो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। और वॉशिंग मशीन का सॉफ्टवेयर हो गया या रेफ्रिजरेटर का सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर हम लोग किसके थ्रू, J2ME के थ्रू डेवलप करते हैं। क्लियर? ये लिख दें क्या? क्यों चंदन, टेबल बना दी जाए क्या एक? बना दो, या फिर रिकॉर्डिंग वो करके, तो फिर मैं डॉक्यूमेंट तो बनाते ही हैं हम अपने। तो बना लेते हैं हम लोग एक बार, सही रहेगा वर्बली बताना और थोड़ा प्रैक्टिकली बताना। प्लेटफॉर्म, और फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टारगेट डिवाइस, और फिर हम लोग यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल डिजाइन्स। ठीक। प्लेटफॉर्म की बात करी जाए तो J2SE, फिर J2EE, और फिर J2M। टारगेट डिवाइस की बात करें तो इसमें डेस्कटॉप रिलेटेड एप्लीकेशन बना सकते हो। J2EE की बात करी जाए तो सर्वर या वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ बनाना हो तो बना सकते हो। J2ME की अगर बात करी जाए तो मोबाइल से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बनानी हो या एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बनानी हो तो बना सकते हो। अब अगर हम इसमें बात करें तो इसका यूज करके हम लोग कोई टूल बना सकते हैं, कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई स्मॉल एप्लीकेशंस बना सकते हैं यूज करने के लिए। और अगर हम J2EE की बात करें तो इसके थ्रू वेब ऐप बना लोगे, वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। या फिर इसके थ्रू हम लोग इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन भी बना लेंगे, इंटरप्राइजेज सिस्टम। इंटरप्राइज में जैसे LMS हो गया, CRM हो गया, ERP हो गया, तो वो सारी चीजें। इसके थ्रू गेम्स बना सकते हो, मोबाइल के एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है ना, IoT के एप्लीकेशन बना सकते हो। IoT का मतलब समझ रहे हो ना? क्या मतलब है चंदन जी IoT से रिलेटेड, क्या बात हो रही है? आईओटी से रिलेटेड जैसे हमारा जीपीएस डिवाइस ही है। हाँ, तो मतलब जो चीजें तो सेंसर के थ्रू काम करती है उनकी बात हो रही है ना? हाँ हाँ। हाँ ठीक है। अब अगर हम लोग एक एक एग्जाम्पल देख लें यहाँ पर, तो अगर हम लोग बात करें तो इसके थ्रू हम लोग क्या बना सकते हैं? कैलकुलेटर हो गया, या मान लो कोई मीडिया प्लेयर जैसे VLC हो गया, या हम लोग यूज करते थे एक समय पे VLC के साथ साथ कौन सा आता था यार, W से आता था, मुझे नाम नहीं उसका, हाँ विंडोज मीडिया प्लेयर यूज किया है ना ये, बहुत चलता था पहले। वर्ड प्रोसेसर जैसे MS वर्ड टाइप का कोई ऐप बनाना है तो वो भी डेवलप हो जाएगा। क्लियर? और अगर हम लोग इस अच्छा इसके थ्रू एक चीज और है, हमने एक बात और भी बताई थी कि फाइल कन्वर्टर तुम्हें कोई बनाना हो या नोटपैड से रिलेटेड तुम्हें कोई ऐप बनानी हो तुम वो भी काम कर सकते हो, तो ये बात है। अगर हम J2EE की बात करें तो J2EE के थ्रू हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, क्या बात की थी, ई कॉमर्स से रिलेटेड एप्लीकेशन बन जाएगी, या ई कॉमर्स से रिलेटेड साइट की बात कर लेते हैं। कोई बैंकिंग पोर्टल बनना हो, बैंकिंग पोर्टल भी इससे बन जाएगा, है ना। और अगर बात करें CRM बनाना हो, CRM का फुल फॉर्म क्या होता है? यू नो द फुल फॉर्म ऑफ CRM? कस्टमर रेस्पॉन्स मैनेजर मैनेजमेंट ऐसा कुछ है क्या? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये हम्म। जैसे बेसिकली होटल इंडस्ट्री वगैरह वाले नहीं होते हैं, या हॉस्पिटल इंडस्ट्री हाँ, वाले। वो इनबाउंड कॉलिंग के लिए भी रिक्वायरमेंट हाँ होता हाँ है ना हाँ उसमें, हाँ, ऑटो कॉलर। इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। ERP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, याद है? और एक और बताया था LMS का मतलब क्या होता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम ये तीनों ही चीजें इससे बना सकते हैं, CRM भी हो गया, ERP हो गया, LMS हो गया, ये सब बन जाएगा। क्लियर है ना? हम्म। तो ये सारी बातें हो गई। और अगर हम लोग बात करें J2ME के थ्रू तो इसके द्वारा हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, जैसे कि मोबाइल के जितने भी एप्लीकेशन हो गए, एंड्रॉयड हो, मोबाइल एंड्रॉयड, या फिर iOS ऐप सारे ही बन जाएंगे। और iOS ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं, iOS अब सारे बन जाएंगे। उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने मान लिया सॉफ्टवेयर बनाना है हमें सेटअप बॉक्स के लिए, ठीक, या फिर मान लो हमें कोई स्मार्ट कार्ड बनाना है, जैसे कार्ड आजकल वो पे टैप पर नहीं, कार्ड से पेमेंट्स हो जाती हैं, तो उस टाइप के जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो भी इसी के थ्रू बनते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। तो एक बार इस टेबल को जरा ध्यान से देख लो, पढ़ लो।
एक बार इस टेबल को एनालाइज कर लीजिए। एक चीज और बता दे रहे हैं कि इसमें ना एक टेक्नोलॉजी और हम यूज करेंगे। ये वर्ड प्रोसेसर मतलब ये एमएस किसको वर्ड। हम कह रहे हैं? एमएस वर्ड से रिलेटेड एम बात होगी। एस। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एमएस वर्ड की बात हो रही है। ठीक है। अभी यहाँ पर हम कुछ चीजें और भी लिखने के मूड में थे कि हम लोग टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज करेंगे। टेक्नोलॉजी, तो जैसे कि J2SE में हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे वो जावा की एक लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है स्विंग, या फिर जावा की एक लाइब्रेरी और है AWT, उसको हम लोग यूज करेंगे। साथ ही साथ जावा में जो ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, या मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है, या कलेक्शन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है। कलेक्शन नहीं पढ़ाया होगा तो कलेक्शन पढ़ा दिया जाएगा, मुझे याद नहीं है कि पढ़ाया कि नहीं। कलेक्शन पढ़ाया है क्या? कलेक्शन नहीं अभी तो नहीं हुआ। यानी यहाँ पर ये समझ लो कमांड लाइन टूल्स आपको यूज करने हैं, और साथ ही साथ GUI बेस्ड टूल्स भी आपको यूज करने हैं। मतलब CUI प्लस GUI दोनों टेक्नोलॉजी यूज होंगी। क्लियर? और अगर हम लोग J2EE की बात करें, तो J2EE में आप एक चीज याद रखो कि सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज जो यूज होती हैं, जैसे कि सर्वलेट हो गया, ठीक है ना, JSP हो गया, और EJB हो गया। ये EJB बहुत एडवांस पार्ट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग आजकल एक नया टेक्नोलॉजी चल रहा है, रेस्टफुल एपीआई का। रेस्टफुल एपीआई, ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो खुद से पढ़ने में ही समझ में आती है। और J2ME में तो आगे चल करके जैसे हम लोग फ्लटर वगैरह है ना, फ्लटर का नाम सुना है? फ्लटर यूज करते हैं बेसिकली। तो बेसिकली ये सारी चीजें जान लेना बहुत जरूरी है एडवांस जावा को पढ़ने से पहले। और जब तक ये चीजें ही नहीं पता होंगी तब तक एडवांस जावा पढ़ने में कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। एक बार देख लो हमने क्या क्या टेक्नोलॉजी लिखी है। ठीक है। ये जावा स्विंग ये उसमें ही है कि अपना कोई ये लाइब्रेरी कुछ है है? जावा, ये जावा की लाइब्रेरी है। जावा में ही ये लाइब्रेरी यूज होती है। मैं टेबल भेज दूंगा अभी। ठीक। ठीक। तो कुल मिलाकर के इस डायग्राम को देख करके अब एक चीज बहुत आसानी से समझ में भी आ रही होगी। व्हाट इज द लर्निंग प्रोसेस ऑफ जावा। सबसे पहले कोर जावा पढ़नी होती है जो कि हम लोगों ने पढ़ ली है। बट एक्चुअल में जो मेन चैलेंज शुरू होता है ना जावा के अंदर, वो शुरू होता है एडवांस जावा से। अगर आपके कोर जावा के कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रांग नहीं है तो एडवांस जावा में आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अब इसके अंदर अगर एडवांस जावा में जाना चाहते हो तो JDBC सीखना होगा, सर्वलेट भी पढ़ना होगा, और JSP भी पढ़ना होगा। तो ये तीन दो चीजें तो हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर्वलेट, JDBC, JSP तीनों हम पढ़ाएंगे। हाइबरनेट, स्ट्रक्ट, JSF, स्प्रिंग, ये चार टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जिनको आपको खुद से ही एक्सप्लोर करना होगा। गाइडेंस बेशक दी जा सकती है लेकिन इनको पढ़ाया नहीं जा सकता जब तक आप कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। तो JDBC, सर्वलेट और JSP, इनका भी एडवांस है। हाइबरनेट, स्ट्रक्ट, JSF और स्प्रिंग, तो इसको आगे चल करके खुद से ही आपको स्टडी करना होगा। मेरा जो सफर रहेगा वो यहीं तक रहेगा, JDBC, सर्वलेट और JSP तक। ठीक। उसके बाद JDBC की अगर बात करी जाए, जावा टू डेटाबेस कनेक्टिविटी, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द जावा एप्लीकेशन टू द पर्टिकुलर डेटाबेस इज कॉल्ड जावा टू डेटाबेस कनेक्टिविटी। मतलब आप अपने जावा एप्लीकेशन को किसी भी एक पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ में कनेक्ट कर रहे हो ताकि आप डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेट करके अपने एप्लीकेशन पर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करा पाओ।
लाइक फॉर एग्जांपल कोई डेटा हमें इंसर्ट करना है, या डेटाबेस से कोई डेटा रीड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये सारी चीजें। तो जेडीबीसी का हम लोग यूज किस लिए करते हैं कि हम अपने जावा एप्लीकेशन को इस काबिल बना पाए कि हम लोग अपने जावा एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेशन कर पाए। दैट इज कि वहां पर हमें क्या यूज करना है, जेडीबीसी का यूज करना है। नाउ रीड द नेक्स्ट पॉइंट। JDBC is a technology that enable the Java program to manipulate the data stored in the database. JDBC एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके हम जावा प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस में पड़े हुए डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि चेंजेस करने के लिए मुझे एसक्यूएल में ही जाना पड़े। JDBC is a API. It provide more interface and few classes. JDBC बेसिकली ना एक तरह का एपीआई है। एपीआई जानते हैं चंदन, व्हाट इज एपीआई? क्या होता है एपीआई आप एपीआई? हाँ जी। एपीआई तो हम वो कह सकते हैं ना कि आपस में दो तीन मतलब कि कनेक्टिविटी बनाता है ना, दो तीन हाँ, अगर बेसिकली कोई एपीआई का मतलब ये कंपोनेंट। होता है कि आपको बना बनाया एक तरह का फ्रेमवर्क मिल रहा है। या फिर आप ये कह सकते हो कि एपीआई जो है वो एक सेट होता है रूल्स और प्रोटोकॉल का। सही है ना? जो अलाउ करता है दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। एपीआई को अगर आप देसी भाषा में समझो तो एपीआई जो है वो एक ब्रिज यानी पुल की तरह काम करता है। जैसे मान लो कि आप रेस्टोरेंट में मेन्यू से डिश ऑर्डर करते हो, और वेटर जो होता है, यानी समझो जैसे आप रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में मेन्यू देखा और उससे कोई डिश ऑर्डर कर दी, इसका मतलब आपने रिक्वेस्ट दी है। सही बात है कि नहीं? और वेटर क्या करता है? किचन से वो डिश लाता है, मतलब वो रिस्पॉन्स ला रहा है। वैसे ही मतलब ये समझ लो एपीआई के थ्रू सर्वर से क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा। क्लाइंट क्या करेगा? एपीआई का यूज करके सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है। समझ आ गई मेरी बात? हाँ या ना? हाँ जी हाँ जी। हर्ष, आप रिस्पॉन्स नहीं देते क्लास में, बेहद बेहद गलत बात है। क्लास में आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए। अब अगर हम आपको बताएं तो अच्छा, आप लोग जितने भी एप्लीकेशन आज की डेट में डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो, उसमें कितनी जगह पर आपने एपीआई का काम देखा है, बता सकते हैं? एपीआई यूज केसेस। सबसे पहले आपने देखा होगा कि कोई भी आप ऐप यूज कर रहे हो तो वो आपको रिडायरेक्ट करा देता है लॉगिन करने के लिए, किस पे? गूगल पे या फेसबुक पे, हाँ या ना? तो हम पेमेंट। लोग गूगल फेसबुक का लॉगिन एक्सेस देने के लिए ऑथ नाम का एक एपीआई है, इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एपीआई का नाम लिखा हुआ है, इसको गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। देखो दिया है ना, यूज ऑथ 2.0 टू एक्सेस गूगल एपीआई। बाकी तो इंटीग्रेट वगैरह कैसे होता है वो तो आगे के प्रोसेस है। अभी हम लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझते हैं। अब जैसे मान लो आपको कभी ऑनलाइन शॉपिंग आपने करी, और ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपको कोई पेमेंट गेटवे दिखा, आपने उसका यूज करके पेमेंट कर दी। तो पेमेंट गेटवे के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? या तो हम लोग राजोर पे का यूज करते हैं, या तो हम लोग पेटीएम एपीआई का यूज करते हैं। याद है कि नहीं? या आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पर पेपाल भी लगा होता है। देखा है ये पेपाल? ठीक। और कहाँ पर आपने एपीआई देखे होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में आदमी कहीं पर भी पूरे दुनिया में चला जाए, वो गूगल मैप के बिना कहीं नहीं ट्रैवल कर सकता, और अगर उसके पास गूगल मैप है तो वो कहीं का भी रास्ता ना जानता हो हर जगह पहुंच जाएगा। तो इस जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं? एयरपोर्ट गूगल मैप का एपीआई एयरपोर्ट यूज में करते हैं। टिकट टिकट बुक करना। हाँ, वहां पर भी हम लोग एपीआई यूज करते हैं। जैसे मान लो मैसेजिंग सर्विसेज आपने देखी होगी, कोई भी ऐप आप हम्म। यूज करो तो उसके मैसेजेस ऑटोमेटिक आपके फोन में आने स्टार्ट हो जाते हैं। वहां पर एक एपीआई यूज होता है ट्विलियो एपीआई नाम से। क्या नाम है? ट्विलियो एपीआई। तो इस तरह से, और बताइए किस चीज का एपीआई जानना चाहते हैं? ऐसे तो बहुत सारे एपीआई यूज होते हैं अलग अलग काम के लिए। तो एपीआई हम्म। काम कैसे करती है, टेक्निकल फ्लो अगर समझा जाए,
तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, एपीआई कॉल होता है, सर्वर का प्रोसेस होता है, रिस्पॉन्स आता है। तो ये चीजें धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। ठीक, अभी ज्यादा डीप में नहीं जाते वरना चीजें बाउंस करने लगेंगी। जब हम लोग एडवांस जावा स्टार्ट कर चुके होंगे टेक्निकल कोडिंग लेवल पे, फिर एडवांस में जाएंगे। ठीक है। तो जेडीबीसी इज एपीआई। जेडीबीसी क्या है? एक तरह का एपीआई है जो कि प्रोवाइड करेगा इंटरफेस और क्लासेस, जिसके द्वारा हम लोग जावा प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में कनेक्शन बना चुके होंगे। जेडीबीसी इज डिजाइंड ओनली फॉर द जावा एप्लीकेशन। जेडीबीसी को जो डिजाइन किया गया है वो केवल और केवल जावा एप्लीकेशन के लिए ही डिजाइन किया गया है। इट डज नॉट गिव सपोर्ट फॉर एनी अदर टेक्नोलॉजी। जेडीबीसी जो है वो किसी अदर यानी किसी दूसरी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता। मतलब जेडीबीसी के थ्रू हम लोग सी और सी के साथ डेटाबेस कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जेडीबीसी का यूज करके हम लोग सी प्लस प्लस के साथ डेटाबेस कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जेडीबीसी का यूज करके हम लोग केवल और केवल जो डेटाबेस कनेक्ट कर पाएंगे वो जावा प्रोग्राम के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। मेरी बात समझ रहे होंगे कि जेडीबीसी का यूज करके क्या करेंगे? डेटाबेस के साथ कनेक्ट तो करेंगे, बट उस केस में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही होगी वो होगी केवल और केवल जावा। नो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। हम्म। आगे देखो, लिखा क्या है? JDBC is used to write the persistence logic. The logic which are interacting with the database are called persistence logic. JDBC का यूज किया जाता है persistence logic लिखने के लिए। persistence logic किसे बोलते हैं? persistence logic का मतलब होता है ऐसे लॉजिक जिनका यूज करके हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर पाए, मतलब वो कोड जो कि आपको मदद करेगा डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट होने में। दैट कोड इज नोन एज परसिस्टेंस लॉजिक। क्लियर? तो जेडीबीसी का यूज करेंगे परसिस्टेंस लॉजिक लिखने के लिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन पर्पस ऑफ द डेटाबेस इज टू स्टोर द डेटा। डेटाबेस का मेन काम क्या होता है? डेटाबेस को स्टोर करना। एज वी ऑल नो, ऑरेकल हो गया या माई एसक्यूएल हो गया या इस समय पोस्टग्रेस एसक्यूएल भी यूज हो रहा है ना, मोंगोडीबी भी यूज हो रहा है। तो सन माइक्रो सिस्टम इंट्रोड्यूस जेडीबीसी एज पार्ट ऑफ द जेडीके 1.1 इन 1997। सन माइक्रो सिस्टम ने जेडीबीसी को इंट्रोड्यूस करा था अपने 1.1 वाले एडिशन में 1997 में। एंड ऑल द जेडीबीसी क्लासेस एंड इंटरफेस आर प्रेजेंट इनसाइड टू पैकेज। और सन माइक्रो सिस्टम ने करा क्या था? उन्होंने बोला कि जेडीबीसी को इम्प्लीमेंट अगर आप करना चाहते हो तो जितनी भी क्लासेस और जितने भी इंटरफेस की आपको जरूरत पड़ेगी, उन्होंने सबको उठाया और उठा के दो पैकेज के अंदर रख दिया। पहले पैकेज का नाम दिया जावा डॉट एसक्यूएल और दूसरे पैकेज का नाम क्या दिया? जावा एक्स डॉट एसक्यूएल। यानी कि ये दो पैकेजेस ऐसे हैं जिनके अंदर वो सारी क्लासेस, वो सारे इंटरफेस अवेलेबल हैं जो कि हमें मदद करेंगे जेडीबीसी का इम्प्लीमेंटेशन करने में। आई होप यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। टेक्नोलॉजी वर्सेस फ्रेमवर्क की अगर बात करी जाए तो टेक्नोलॉजी जैसे कि हम लोगों ने देख लिया, J2SE यूज होती है, J2EE यूज होती है, J2ME यूज होती है। और इनके साथ कौन कौन से फ्रेमवर्क यूज होते हैं उसका डायग्राम ऊपर बना भी था। अब अगर नीचे देखो तो फ्रेमवर्क्स आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी सोर्स कोड। जेडीबीसी का फ्रेमवर्क कौन है? हाइबरनेट। सर्वलेट का फ्रेमवर्क कौन है? स्ट्रक्ट। जेएसपी का फ्रेमवर्क कौन है? जेएसएफ। ईजेबी का फ्रेमवर्क कौन है? स्प्रिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीएसएस का फ्रेमवर्क क्या था? बूटस्ट्रैप। या फिर सीएसएस का फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप था, या टेलविंड भी यूज होता है, या फिर W3 CSS भी यूज होता है। जैसे कि जावा स्क्रिप्ट की अगर बात करी जाए तो जावा स्क्रिप्ट में क्या क्या यूज होता है? एंगुलर जावा स्क्रिप्ट, नोड जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट जावा स्क्रिप्ट होता है ना। तो ये सारे फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क करते क्या है कि टेक्नोलॉजीज को अगर आप यूज कर रहे हो तो फ्रेमवर्क आपके काम को आसान बना देते हैं। जहां कोई काम आपको करने के लिए 100 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, वहीं फ्रेमवर्क के माध्यम से वो लाइन ऑफ कोड्स लेस हो जाती है। क्लियर है ना? सो द फ्रेमवर्क विल सपोर्ट ऑल द फीचर ऑफ द टेक्नोलॉजी। और ऐसा नहीं होता कि फ्रेमवर्क के अंदर कुछ चीजों को घटा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। फ्रेमवर्क के अंदर उन्हीं टेक्नोलॉजीज का यूज होता है जो टेक्नोलॉजीज एक्चुअल में थी। समझ गए ना? तो ये असल में बात है। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना? नो। क्लियर। हर्ष, आपका रिप्लाई नहीं आता बेटा। सर रिप्लाई किया। हाँ जी। सर रिप्लाई दिया। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है।
सो इट ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल ना, आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करो तो हर टेक्नोलॉजी के अपने अपने कुछ ना कुछ लिमिटेशन होते हैं कि इसमें ये काम नहीं हो पाएगा, इसमें वो काम नहीं हो पाएगा। आप चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी को ना कितना भी एडवांस में सीख लेना, लेकिन अगर एक्चुअल में कंपनी लेवल पर, एमएनसी लेवल पर बड़ा कोई डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आप ये फेस करोगे कि हर चीज में कुछ ना कुछ कॉन्स तो है ही, हर चीज में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक तो है ही। फिर इस केस में ना क्या दिक्कत है कि हम लोग फ्रेमवर्क सीखते हैं कि चलो भैया फ्रेमवर्क पढ़ लो या फ्रेमवर्क को सीख लो, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ एडवांस होगा, वो ड्रॉबैक कम हो जाएंगे, तो इसलिए फ्रेमवर्क लोग यूज करना पसंद करते हैं। द टेक्नोलॉजी विल गिव गुड परफॉर्मेंस व्हेन कंपेयर टू टेक्नोलॉजी, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए था द फ्रेमवर्क विल गिव गुड परफॉर्मेंस व्हेन कंपेयर टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की तुलना में उन टेक्नोलॉजियों के लिए जो फ्रेमवर्क बनाए गए होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं, सही है ना। वेन वी डेवलप द एप्लीकेशन बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करके, द कोड इज डुप्लीकेटेड, कोड जो होता है वो डुप्लीकेट होने का चांस बहुत होता है, एंड लेंथ इंक्रीज, साथ ही साथ कोड की लेंथ भी बहुत ज्यादा होती है। बट वेन वी डेवलप द एप्लीकेशन बाय यूजिंग फ्रेमवर्क, जब हम लोग उसी एप्लीकेशन को टेक्नोलॉजी से ना डेवलप करके फ्रेमवर्क से डेवलप करते हैं, इट रिड्यूस द कोड डुप्लीकेशन, कोड का जो डुप्लीकेसी होती है वो कम हो जाती है, एंड लेंथ ऑफ द कोड भी, कोड की लेंथ भी कम हो जाती है, बिकॉज फ्रेमवर्क हैविंग मोर प्री डिफाइंड सपोर्ट। क्योंकि फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है कि आधे से ज्यादा चीजें तो पहले से ही लिखी होती हैं, आधे से ज्यादा प्री डिफाइंड सपोर्ट तो हमको पहले से ही मिल जाता है, तो हमको ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ती है। समझ गए ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल नोटपैड प्लस प्लस में कोड लिख के देखो और विजुअल स्टूडियो में लिख के देखो, तो दोनों सॉफ्टवेयर अलग अलग है। विजुअल में फायदा क्या मिलता है कि हमको वहां पे सारी की सारी चीजें एम्बेडेड सिस्टम के रूप में मिल जाती हैं, एम्बेडेड मिल जाती हैं, ठीक है ना। या इमेट एब्रीविएशन मिल जाता है कि शॉर्टकट अप्लाई किया, आधा काम तो खुद ही हो जाता है, तो वो होता है प्री डिफाइंड सपोर्ट। इसी तरीके से अगर यहाँ पे बात करें तो अगर टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो मेहनत ज्यादा पड़ेगी, जबकि उनके फ्रेमवर्क यूज करोगे तो मेहनत कम पड़ेगी। क्लियर। अच्छा एक बार इनको जरा एक बार खुद से रीड कर लो। डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन कितने टाइप के होते हैं? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होते हैं, वेब एप्लीकेशन होते हैं, इंटरप्राइज एप्लीकेशन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं। अब मोबाइल एप्लीकेशन भी तीन तरह के होते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के एप्लीकेशन होते हैं मोबाइल में भी। एक होता है नेटिव ऐप, एक होता है हाइब्रिड ऐप, और एक होता है वेब ऐप। नेटिव ऐप, हाइब्रिड और वेब ऐप, इन तीनों में चंदन जी डिफरेंस पढ़ के बताइए क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। बता पाएंगे? चंदन जी म्यूट है आपका, बताना चाहेंगे? बता पाएंगे? ये मैंने बता भी दिया सारा सब कुछ। है अच्छा, म्यूट था, मतलब बताइए। एक में इंटरनेट का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कुछ हाँ गेम होते हैं कि उनको बस इंस्टॉल कर लो, फिर उसके बाद नेट ना भी हो तो भी वो रन करते हैं। हाँ। और एक हो गया कि जहाँ पर हमें इंटरनेट का रिक्वायरमेंट ही होगा, अगर इंटरनेट नहीं है तो वो रन नहीं होंगे, जैसे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें। और एक हो गया अपना वेब वेब पोर्टल, जो मतलब वेब ब्राउजर में जो रन करते हैं। हाँ जैसे फ्लिपकार्ट.com, अमेजोन.com, स्नैपडील.com है ना, ये हम्म। सारी चीजें। तो ये सारे एप्लीकेशन के टाइप पढ़ लेना एक बार। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, इंटरप्राइज, डिस्ट्रीब्यूटेड, इस सारे एप्लीकेशन के टाइप पढ़ लेना। किसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है ये भी लिखा हुआ है, इसको एक बार देख लेना। मेरे ख्याल से इतना काम आप लोग खुद से कर पाएंगे। अब अगर देखा जाए तो मार्केट में ना जेडीबीसी के पहले एक टेक्नोलॉजी यूज होती थी जिसका नाम था ओडीबीसी। यानी जेडीबीसी तो अब चल गया है, पहले जब जेडीबीसी नहीं था तो उसके पहले डेटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे होता था, उसके पहले जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी उसका नाम था ओडीबीसी। तो लिखा गया है, इवन टुडे सी एंड सी प्लस प्लस एप्लीकेशन आर कनेक्टिंग विथ ओरेकल डेटाबेस यूजिंग अ सेट ऑफ फंक्शन गिवन बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन इन ORCL.h हेडर फाइल। तो होता क्या है, अगर आज की डेट में देखा जाए तो सी और सी प्लस प्लस जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अगर आप यूज करते हो तो उनका यूज करके भी आप ओरेकल डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में आपको करना क्या है ना
कि orcl.h नाम की एक हेडर फाइल होती है, आप उसको यूज करिए और उसको यूज करके सी और सी प्लस प्लस पे भी ऑरेकल का कनेक्शन इस्टेब्लिश करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत कहाँ पे आती है? बट प्रॉब्लम विद द अबव कम्युनिकेशन इज अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन become as a database dependent application because every database vendor gives its own set of functionality for communication। बट दिक्कत तब आती है जब आप अपना एप्लीकेशन का फ्रंट एंड डिजाइन करते हो और वहां पे डेटाबेस डिपेंडेंसी आ जाती है। डेटाबेस डिपेंडेंसी का मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई कोड बनाया ऑरेकल के लिए, अब वो एसक्यूएल पे रन नहीं कर रहा है, या फिर एसक्यूएल के लिए बनाया तो ऑरेकल के रन नहीं कर रहा। टू ओवरकम द डेटाबेस डिपेंडेंट प्रॉब्लम, ओडीबीसी कम्युनिटी फॉर्म्ड बाय मॉकरी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। अब ये देखा गया कि डेटाबेस की डिपेंडेंसी जो आ रही है उसको खत्म कर दिया जाए। इस केस में माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या किया, ओडीबीसी का डेवलपमेंट किया। ओडीबीसी का मतलब क्या होता था? ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। मतलब अब इससे फायदा ये होगा, उन्होंने कहा इससे फायदा ये होगा कि तुम चाहे सी यूज करो, तुम चाहे सी प्लस प्लस यूज करो, तुम दोनों ही लोग, दोनों ही प्रोग्रामिंग ओडीबीसी की टेक्नोलॉजी यूज करेगी। और ओडीबीसी की टेक्नोलॉजी यूज करने का मतलब वहां पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। मतलब अब ऐसा कुछ नहीं है कि जो सी लैंग्वेज यूज करेगा वो इस डेटाबेस पे काम नहीं कर पाएगा। मान लो ये डेटाबेस है, मतलब इन्होंने ओडीबीसी का डेवलपमेंट करके ये बना दिया कि ऐसा नहीं है कि मान लो तुम सी यूज कर रहे हो तो तुम इस डेटाबेस को एक्सेस एक्सेस कर पाओगे, और अगर तुम सी प्लस प्लस यूज कर रहे हो तो उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा ये सारी बातें खत्म करो, ओडीबीसी नाम का एक टेक्नोलॉजी बना दो, ओडीबीसी नाम के एक प्लेटफॉर्म बना दो। अब इससे फायदा ये होगा कि चाहे तुम कोई भी टेक्नोलॉजी काम करो, चाहे सी पे काम करो चाहे सी प्लस प्लस पे काम करो, ये दोनों ही टेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं। डेटाबेस डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम इन्होंने क्या कहा, खत्म कर दो। ओडीबीसी कम्युनिटी हैज प्रोवाइडेड ओडीबीसी एपीआई। ऐसा करने के लिए ओडीबीसी कम्युनिटी बनाई तो माइक्रोसॉफ्ट वाले ने थी। जाहिर सी बात है, अगर कोई गाड़ी कोई कंपनी बनाती है तो उस गाड़ी को चलाने के लिए भी उस गाड़ी की मैनुअल मिलती है, ठीक है ना। टू कनेक्ट विथ एनी डेटाबेस इन अ डेटाबेस इंडिपेंडेंट मैनर। अब ओडीबीसी यानी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने किया क्या, उन्होंने ओडीबीसी तो बना दिया, उन्होंने ओडीबीसी यानी इसको यूज करने के लिए ओडीबीसी एपीआई बना के दिया, ताकि आप उस एपीआई का इस्तेमाल करके आप अपने डेटाबेस के साथ इंडिपेंडेंटली कनेक्ट कर पाए। इंडिपेंडेंटली का मतलब प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी वहां पे। आगे अगर देखो तो ओडीबीसी इज गिवन बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, सही है। इट इज ए डेटाबेस डिपेंडेंट एंड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। बट ओडीबीसी में दिक्कत क्या आ रही थी कि डेटाबेस की डिपेंडेंसी भी थी और प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं थी। कोई भी लैंग्वेज यूज करे उसकी दिक्कत नहीं थी। दिक्कत किस चीज की थी? दिक्कत इस चीज की थी कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था। मान लो जाहिर सी बात है यार कि विंडोज के लिए काम किया तो फिर वो विंडोज पे ही काम करेगा, लाइनेक्स के लिए काम करा तो लाइनेक्स के लिए ही काम करेगा। मतलब ऐसा नहीं था कि एक के लिए बना दो और कहीं भी यूज करो, जैसे जावा में वोरा कॉन्सेप्ट होता है, सी और सी प्लस प्लस में वोरा कॉन्सेप्ट तो था नहीं। तो जाहिर सी बात है रिपीटेंसी हो रही चीजों की, एक काम को बार बार करना पड़ रहा है। कोई एप्लीकेशन हमने बनाया, क्लाइंट को पसंद आ गया, लेकिन वो कह रहा है कि एंड्रॉइड वर्जन दूसरा बना के दो, वो कह रहा है लाइनेक्स वर्जन दूसरा बना के दो। तो ये सब दिक्कतें ओडीबीसी में आ रही थी। अब जावा ने ये सोचा, मतलब सन माइक्रो सिस्टम ने ये सोचा कि हम अपने डेटाबेस कनेक्शन के लिए ओडीबीसी का यूज नहीं करेंगे। इन्होंने अपना खुद का ही एपीआई बना दिया जेडीबीसी के नाम से, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो अब इसका फायदा क्या है? इट इज अ प्लेटफॉर्म एंड डेटाबेस इंडिपेंडेंट, यानी इसका यूज करके आप इंडिपेंडेंट मैनर में काम कर सकते हो। अब चाहे आप विंडोज पे कोड बनाओ चाहे लाइनेक्स पे कोड बनाओ, आप उसको रन कहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज रिटन इन जावा ऑल्सो। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रही मेरी बात? हाँ जी सर। आया ना? अच्छा। ठीक है। जेडीबीसी ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो जेडीबीसी स्पेसिफिकेशन को समझ लो। जेडीबीसी स्पेसिफिकेशन आर गिवन बाय सन माइक्रो सिस्टम। ये तो समझ में आ गया कि जेडीबीसी बनाया सन माइक्रो सिस्टम ने, तो उसका स्पेसिफिकेशन भी उन्होंने ही दिया होगा। इट इज अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट, ये एक तरह का पीडीएफ डॉक्यूमेंट है। कौन सा? जेआरएस, जावा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अगर आप गूगल पे जाते हो और सर्च करते हो जेआरएस, तो यहाँ पर आपको जावा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पूरा मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर यह भी बताया जाएगा जेआरएस जावा, देखो दिया है ना। जेआरएस का मतलब क्या है? जावा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जेएसआर कर दिया अब उसको। यहाँ पर वो सारी चीजें लिखी होंगी जो जावा एप्लीकेशन बनाने के लिए मैंडेटरी हैं। क्लियर? तो जेडीबीसी एपीआई की कुछ बेसिक सी बातें हैं, ये सन माइक्रो सिस्टम ने दिया। इंटरफेस और फ्यू क्लासेस यूज होती हैं, दो लाइब्रेरी यूज करनी है वो भी बता दिया।
दीज टू पैकेजेस आर प्रेजेंट इन rt.jar फाइल। एक जार फाइल तुमको मिलेगी rt.jar के नाम से, ये मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा, ये थ्योरी में समझ में भी नहीं आएगा। वो जार फाइल जब एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसके अंदर ही तुमको ये दोनों लाइब्रेरी मिल जाएंगी। तो वो सब चीजों की देखो लोकेशन वगैरह दे रखी है। अब ये सब तो प्रैक्टिकल में हम लोग एक्सप्लोर